वो आपके जीएस फर्स्ट ही हम शुरू करेंगे, ठीक है। अब जीएस जो फर्स्ट है उसमें 2 टॉपिक हैं। हमें पता है कि पार्ट ए में हिस्ट्री है और पार्ट बी में ज्योग्राफी और ये हिस्ट्री। चूँकि हिस्ट्री अभी इवनिंग वाले बैच में चल रहा है 5 to 7 या 5 to 8 में, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि हम हमेशा तीनों बैच के सब्जेक्ट अलग रखते हैं। बस यही वजह है कि हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्लास में जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो आपका सिलेबस का पार्ट बी है, ज्योग्राफी। जैसे कि अभी देखा, मेंस में 150 नंबर और प्रिलिमिनरी एग्जाम में यहाँ से कम 15 क्वेश्चन। इस बार 11 क्वेश्चन आए ज्योग्राफी से, 11 क्वेश्चन, ठीक है। प्रिलिमिनरी एग्जाम में मिनिमम 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं हाँ, पीटी में। और मेंस में तो 150 मार्क्स की है ही ज्योग्राफी, है ना जी, है ना, 150 मार्क्स का है ही मेंस में। प्रिलिमिनरी एग्जाम में 15 क्वेश्चन। मतलब ज्योग्राफी अगर आपका अच्छा हो गया तो आप 10 to 15 क्वेश्चन इजीली करेक्ट कर सकते हो पीटी में। पीटी में हमें 80 नंबर लेकर आना है ना, कम से कम। तो अगर 15 अगर हमारी ज्योग्राफी से होते हैं तो वर्थ है। 2.5 महीने में की मेहनत से अगर हम 15 क्वेश्चन सही कर पाते हैं पूरे, तो वर्थ है। मतलब कि काफ़ी अच्छा टॉपिक, अच्छा सब्जेक्ट है। अगर पढ़ी हुई चीज़ें सही कर दी आपने, जो पढ़ोगे उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, पहली तो ये गारंटी है, ठीक है। अगर आपने सही कर दिया तो 15 क्वेश्चन आपके एक ऐसे सब्जेक्ट से सही हुए जिससे बहुत सारे लोग भागते रहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, बहुत अच्छा। पढ़ोगे ना तो इतना इंटरेस्ट आएगा, आपको लगेगा कि बेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, तो आप बिल्कुल, हम ए से ही शुरू करेंगे। जैसे आप KG1 में शुरू करते हो ना अल्फाबेट ए लिखना, हम वहीं से शुरू करेंगे क्लास, ठीक है। बिल्कुल लेमैन स्टैंडर्ड से हम ये सब्जेक्ट शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपका इंग्लिश मीडियम ही है ना, चलिए। तो ज्योग्राफी हमारा सब्जेक्ट है, टॉपिक हमने शुरू करना है ज्योग्राफी, ठीक। अब सारी चीजें हर एंगल से हम इसको समझते हैं, ठीक है। 2.5 महीने बाद आप इस सब्जेक्ट के मास्टर बन जाओगे। जैसे अभी आपको कुछ भी नहीं पता ज्योग्राफी के बारे में, 2.5 महीने की आप तैयारी कर लो, इस सब्जेक्ट की मास्टर बन जाओगे, सब कुछ पता होगा, ठीक है। मतलब इस लेवल तक आपको चीजें आ जाएंगी कि आप 4 लोगों को समझा सकते हो, पढ़ा सकते हो। इस लेवल पे आप प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। ओके, तो हमारा टॉपिक जो शुरू करेंगे हम पार्ट बी है, ठीक है। सबसे पहली बात तो जो ज्योग्राफी आपकी पूरे सिलेबस में है, 3 तरह की ज्योग्राफी आप पढ़ोगे। सबसे पहले आप पढ़ोगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, फिर हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। वर्ल्ड, इंडियन और मध्य प्रदेश, ठीक है। अगर हम 100% वेटेज देखें तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको मेंस में 150 मार्क्स देगा,
ठीक है, ये तो नीज में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम पीटी में इसका स्कोप देखें प्रिलिमिनरी टेस्ट में, तो 15 क्वेश्चन आप इजीली यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस 15 में विश्व के रहेंगे, इंडिया के रहेंगे और एमपी के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2 से लेकर 5 क्वेश्चन, इस बार 5 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से, अगर पेपर देखोगे ना 2019 पीटी का, 5 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से और इजी क्वेश्चन, लेकिन बहुत से लोगों से बने नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिटेल में नहीं पढ़ा। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी से 5 to 8 क्वेश्चन। ठीक है, और वही 8 to 10 क्वेश्चन आप एमपी की ज्योग्राफी से, मतलब ये 5 से 10 के बीच में एमपी की ज्योग्राफी से क्वेश्चन होते हैं। तो कुल मिला के हमारी तैयारी है 15 नंबर प्रीलिम्स के लिए, 150 नंबर, और इंटरव्यू में ज्योग्राफी से 3, 4, 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा, आप किसी डिस्ट्रिक्ट से हो? कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो आप एमपी में? भोपाल से ही हो, तो भोपाल की हिस्ट्री के बारे में, भोपाल की ज्योग्राफी के बारे में आपसे पूछ लेंगे कि क्लाइमेट कैसा है, भोपाल का क्लाइमेट कैसा है, रेनफॉल कितनी होती है भोपाल में, कौन कौन सी सॉइल भोपाल में मिलती हैं, ठीक है, मिट्टियाँ कौन कौन सी एग्रीकल्चर होती है भोपाल में, फसल कौन कौन सी है यहाँ की। ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे अपन डिटेल में। तो आप जहाँ से हो उस एरिया की ज्योग्राफी के बारे में आपसे 100% क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, अब ज्योग्राफी सब्जेक्ट की अगर हम नेचर की बात करें तो ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप देखते हो कि बारिश हो रही है, आप देखते हो कि ठंड आ जाती है, आप देखते हो कि गर्मी पड़ती है। ठीक है, आप देखते हो कि आयरन है, आप देखते हो कि गोल्ड है, आप देखते हो कि वेदर में चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, आप देखते हो कि डिफरेंट एरिया में क्रॉप्स डिफरेंस होती हैं, कहीं पर गेहूँ हो रहा है, कहीं पर राइस हो रहा है, कहीं पर सोयाबीन हो रहा है, कहीं पर पल्सेस हो रही हैं, कहीं पर पोटैटोज हो रहे हैं, कहीं पर टोमेटोज हो रहे हैं, कहीं पर बनाना ज़्यादा हो रहे हैं, कहीं पर एप्पल ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों ऐसा है? सब जगह एप्पल क्यों नहीं हो रहे, सब जगह बनाना क्यों नहीं हो रहे? ज्योग्राफी की वजह से। क्यों? क्योंकि एप्पल के लिए जिस तरह की क्लाइमेट चाहिए, जिस तरह की सॉइल चाहिए, जितना पानी चाहिए, जितना टेम्परेचर चाहिए, वो पूरे भारत में एक जैसा नहीं है। इंडिया में आप कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जाओगे तो गर्मी के मौसम में भी टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है, ठंडी रहती है। ठीक है, अगर आप साउथ चल जाओगे तो ठंड के मौसम में भी गर्मी बनी रहती है। आप नॉर्थ ईस्ट चले जाओगे 12 महीने बारिश होती रहती है वहाँ पे। क्यों है ऐसा? सब कुछ ज्योग्राफी। टेम्परेचर अप डाउन हो रहे हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, मॉनसून आ रहा है, सब कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इवन हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया की इम्पोर्टेंट डाइट होती है, खाना होता है, वो खाना उसी एरिया का क्यों है, ये भी ज्योग्राफी। जैसे आप राजस्थान में ग्राउंड से हैं, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें, कौन सी चीज़ें खाई जाती हैं? हाँ, ऐसा क्यों? हाँ, हरी सब्जियाँ बहुत कम होती हैं, इसलिए जितनी भी जो इन्वेंटेड डिश है, पापड़ की सब्जी है, गट्टे की सब्जी है, मसाले ज़्यादा हैं, ठीक है, अचार का तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट राजस्थानी है। क्यों? खाना कैसे खाएंगे? इसलिए इन चीज़ों से खाना खा लेंगे, क्योंकि पानी कम है, हरी सब्जियां नहीं होती हैं। मध्य प्रदेश में ये चीज़ें ज़्यादा नहीं है। हाँ, पूरा अपोजिट है, बारिश होती है प्रॉपर, हर 12 महीने फसलें, हरी सब्जियां, सब कुछ रहती है, तो वहाँ पे ये कल्चर नहीं है। लेकिन वह आप खाने में ही देख लोगे, जो खाना है वो ज्योग्राफी, जो ड्रेस है, राजस्थान का जो ड्रेस है, जो कपड़े वो पहनते हैं अपने आप को, पगड़ी इतनी मोटी, अपने आप को धूप से बचाने के लिए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, रेनफॉल नहीं होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ का कनेक्शन वहाँ की ज्योग्राफी से। आप क्या खाते हैं, आप क्या पहनते हैं, इवन आपका कलर क्या है, कैसे दिखते हैं, आपके बालों का कलर क्या है, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है ज्योग्राफी। आप किसी यूरोपियन बंदे को देख लो,
अलग ही पता चल जाएगा। डोनाल्ड ट्रम्प को देखा होगा, अमेरिका, मुंह से लेके बाल सब कुछ सफ़ेद, बच्चा पैदा ही सफ़ेद बाल के साथ होता है। हमारे यहाँ किसी के बाल सफ़ेद होने लगे तो बोलते हैं अरे जमाने में बुढ़ापा आ गया, बोलते हैं। तो वहाँ का क्लाइमेट वैसा है, लेकिन हमारे यहाँ का क्लाइमेट वैसा नहीं है। अगर इंडिया में ही आप देखोगे तो इंडिया में आपको बहुत सारे के वेरिएशन देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैप्स, आपको याद होनी चाहिए। इंडिया का मैप याद है? अगर नहीं है तो खैर वो मैं करवाऊंगी क्लास में, प्रैक्टिस आपको घर पे करनी पड़ेगी। ये अभी करंट इंडिया है, क्या है हमारा, ठीक है। अगर आप इस वाले एरिया में जाओगे तो इस वाले एरिया का टेम्परेचर डाउन रहता है। कैसा रहता है टेम्परेचर? डाउन रहता है। यहाँ के लोगों को दिखने में देखोगे, कश्मीर के लोगों को देख लो, एकदम गोरे होते हैं, कोई भी आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, कुछ भी हो, एकदम वाइट, ठीक है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, पूरा टेम्परेचर। हमारी स्किन में जिनको एक पिगमेंट होता है मेलानिन कहते हैं, और ये डिपेंड कर, जितनी ज़्यादा आप टेम्परेचर वाले एरिया में रहोगे ना, मेलानिन उतना एक्टिव होगा। मेलानिन जितना ज़्यादा आपकी स्किन का कलर उतना डार्क, मेलानिन जितना कम स्किन का कलर उतना फेयर। यहाँ पे धूप ही नहीं है, बहुत कम है, मेलानिन एक्टिव ही नहीं हो पाता, एकदम वाइट चमड़ी रहती है। यहाँ पे इस एरिया में आओगे, सिंपल है, मॉडरेट, ना बहुत कम है टेम्परेचर ना बहुत। यहाँ आओगे टेम्परेचर ज़्यादा है। क्यों है टेम्परेचर ज़्यादा? 0 डिग्री लाइन, इक्वेटर बोलते हैं। ये वाला इक्वेटर से पास है कि ये वाला एरिया पास है? ये पास है इक्वेटर से। इक्वेटर पे टेम्परेचर, अगर आपसे पूछे पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा तापमान ज़्यादा कहाँ है, आंसर होगा 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री लाइन क्या है? ये अर्थ है हमारी, अर्थ को बीच से डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी लाइन है? 0 डिग्री। इंडिया जो मैप बनाया ना, इंडिया की लोकेशन ये है, ठीक है। तो ये वाला एरिया इक्वेटर से पास है, इसलिए ये ज़्यादा हॉट है कंपैरेटिव टू दिस, और कंपैरेटिव टू दिस तो बहुत हॉट। साउथ इंडियन लोगों का कलर देखा आपने? डार्क, मेल हो फीमेल हो चाइल्ड हो, सबका कलर डार्क। क्यों? टेम्परेचर ज़्यादा है, मेलानिन जो उनका है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। वहीं अगर आप अफ्रीकन लोगों का कलर देख लो, अफ्रीका कहाँ पर है? अगर आप मैप में देखोगे ना, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये एशिया है, ये यूरोप है, ये दिख रहा है ना, हाँ, ये अफ्रीका। ये वाली लाइन अफ्रीका के जस्ट सेंटर से गुजर रही है। अफ्रीकन लोगों का कलर देख लो आप, दांत के अलावा पूरे ब्लैक रहते हैं, ठीक है। किस चीज़ की वजह से? ज्योग्राफी की वजह से। तो हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के हिसाब से क्या पहनते हैं ये डिसाइड होता है। जैसा उस एरिया की ज्योग्राफी होगी वैसे ही वहाँ पे फसलें होंगी। क्या होंगी? और वही फसलें, हम जो फसल होगी वही तो खाएंगे, वरना क्या खाएंगे? वही चीज़ हम क्या करते हैं? खाते हैं। यूरोप चले जाओ आप, क्या खाते हैं वो लोग ज़्यादा? पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड्स, और ज़्यादातर वो नॉनवेज खाते हैं, पॉर्क वगैरह, हाँ ये सब खाते हैं, ठीक है। और पास्तू उन लोग को डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे अच्छा पास्ता जो बनता है वो इटली में बनता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो गेहूँ है उसमें ग्लूटेन बहुत होता है, 14 से 15, 16% ग्लूटेन होता है, ठीक है। और हमारे यहाँ का जो वीट है उसमें ग्लूटेन ज़्यादा नहीं होता, इसलिए यहाँ का पास्ता बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। तो वहाँ वैसी चीज़ें होती हैं इसलिए वो लोग खाते हैं और पास्ता डाइजेस्ट कर जाते हैं। आप एक हफ्ते पास्ता खा लो, आपका हालत ख़राब हो जाएगी, बीमारी पड़ जाओगे आप। हम ओकेजनली महीने 2-4 महीने में थोड़ा मोड़ा खा सकते हैं, लेकिन दिन रात सिर्फ पास्ता नहीं खाते। वहाँ की लाइफ का मेन ही पार्ट नूडल्स हम लोग बहुत कम खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो फसलें होती है, चावल, गेहूँ, वो इतने ग्लूटेन नहीं है कि नूडल्स बना सके। ग्लूटेन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो बाइंडिंग का काम करता है ना। अगर हमारे यहाँ के गेहूं से बने नूडल्स को उबलते पानी में डालोगे तो वो मेल्ट होने लगेगी, मतलब उसका रंग निकलने लगेगा,
और ऊपर की स्किन पूरी पानी में घुल जाएगी। वहाँ के नूडल डालो, पानी पूरा का पूरा वैसे ही रहेगा। और आप तो डिपेंड करता है कि जो चीज़ जिस ज्योग्राफी में होती है वहाँ के लोगों को खाना और डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी अपने आप, क्योंकि उस प्रोडक्ट के हिसाब से वहाँ पे टेम्परेचर है, काम वैसा है, लेकिन हमारे यहाँ की वो चीज़ें अलग हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से देखने को मिलती हैं? कल्चर का कनेक्शन ज्योग्राफी से होता है, ठीक है, कि आप किस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, सीधा ज्योग्राफी से डिपेंड करता है। तो हम अपने डे टू डे लाइफ में जितनी भी चीज़ें देखते हैं, कहीं ना कहीं वो रिजल्ट है उस एरिया की ज्योग्राफी का। क्लियर हो गया? तो हमारी लाइफ से जितना ज़्यादा मैथ्स और ये चीज़ें भी कनेक्टेड नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री जो हम पढ़ के पूरा पागल हो जाते हैं, उससे ज़्यादा जो डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी। क्लियर है सब कुछ? और ये आप जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो ये सबसे ज़्यादा काम आने वाला सब्जेक्ट है। कैसे काम आएगा? इससे पहले ना मैंने एग्जाम दिया था नीट का। हाँ, 12वां सब्जेक्ट था। अच्छा। तो जब मैंने स्टडी शुरू की, मैंने पढ़ना शुरू किया, तो एग्जाम आया ना, तब तक उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा जो इंटरेस्ट है या जो मेरी काबिलियत है वो ऐसी चीज़ों में जिससे मैं रिलेट कर सकूँ। फिर बाद में मुझे ना ये केमिस्ट्री वगैरह का ये ना इतनी रिलेटेबल नहीं लगने लगी। अच्छा। इसलिए मतलब मेरे तो मेन जो वजह थी कि मैं जो शिफ्ट किया, कोई मुझे मतलब कुछ ज़्यादा एकदम धक्का खा जाता है कि मैंने बायो किया, नीट से किया, फिर मैं एकदम से एमबीबीएस में आ गया। तो मैं उसको बता ही नहीं पाता थी कि मतलब मैंने क्या फील किया उस समय। अच्छा। मैंने उस समय यही फील किया था कि जो ये जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इनसे मैं ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ। हाँ, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब रियलिटी बेस्ड है। हाँ, मतलब जिन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन केमिस्ट्री वगैरह नहीं दे पाते हैं जो सब्जेक्ट। हाँ, कई चीज़ों को हमें रट के छोड़ना पड़ता है या मान लेके छोड़ना पड़ता है कि सपोज करो। हाँ, तो डेफिनेटली ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और हमेशा उसी चीज़ में अपना करियर चूज करो जिसको हम एंजॉय कर पाए। ये थोड़ा डिस्कसेबल भी है। हाँ, इसके बारे में बात करके भी सीख सकते हैं। आगे बात देख सकते हो। मतलब बिल्कुल। सब चीज़ें मुझे थोड़ी समझ में नहीं आई तो फिर मुझे वो चीज़ छोड़नी पड़ी। हाँ, तो उसको जो समझ नहीं पा रहा तो उसको परस्यू कैसे करूँगा? बिल्कुल। और बहुत सारे लोग यही गलत डिसीजन ले लेते हैं क्योंकि प्रेशर है सोसाइटी और फैमिली का कि साइंस बैकग्राउंड से तुम कैसे इधर शिफ्ट हो रहे हो, नॉन साइंस बैकग्राउंड में कैसे चले जा रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं हम वही फील करना चाहिए, मेरा खुद का साइंस बैकग्राउंड है ना, लेकिन ऑफ कोर्स मैं इन चीज़ों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ, ठीक है। तो हमें वही फील्ड चूज़ करनी चाहिए जिसमें हम कंफर्टेबल हैं, क्योंकि हम उसी काम को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं जिसको हम एंजॉय कर पाते हैं, है ना। फोर्सफुली किसी चीज़ को लेकर, बर्डन को लेकर नहीं चलना चाहिए। तो अच्छा डिसीजन है आपका, ठीक है। ओके, तो आपको हर जगह ज्योग्राफी दिखेगी। जब जब ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी मध्य प्रदेश पीएससी से सेलेक्ट हुए और आपका होशंगाबाद में मान लीजिए आपकी पोस्टिंग होगी, सुना है होशंगाबाद का नाम, है ना। यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो गई। अब यहाँ पे नर्मदा रिवर है, कौन सी नदी है, और आपकी पोस्टिंग हुई उसके कुछ सालों के अंदर यहाँ पे फ्लड आ गई। आती रहती है, हर 8-10 साल में नर्मदा नदी में फ्लड आ जाती है। अब नर्मदा नदी के बारे में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा था, नर्मदा नदी का ओरिजिन पॉइंट क्या है, नर्मदा नदी का नेचर क्या है, इसकी लेंथ क्या है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होके बहती है, पानी का लेवल क्या, सब कुछ आपने पढ़ के रखा है। अब आप होशंगाबाद में डीए हो, अब आपको ये फ्लड की सिचुएशन कंट्रोल करना आप ही का काम है, क्योंकि आपने अब उस समय तो थोड़ी नक्शा खोल के बैठोगे कि नर्मदा नदी कौन कौन से जिले में होके गुजर रही है, ये सब तो नहीं देखोगे। यहाँ आज आपने पढ़ा, लेकिन आज से 10 साल बाद जब भी आप काम करोगे तो ये नॉलेज आप वहाँ प्रैक्टिकली कि आपने चूंकि सब कुछ पढ़ के रखा है, तो आपको पता है कि नर्मदा नदी का नेचर क्या है और इसमें फ्लड कितने दिन तक लास्ट कर सकती है, रह सकती है। और हम अगर कुछ टेम्परेरी मेजर भी ले लेते हैं तब भी हम इजीली 1-2 दिन में ओवरकम हो सकते हैं। ऐसी कोई बहुत खतरनाक नदी नहीं है कि पूरा मध्य प्रदेश ही डुबा देगी, इतनी डिफिकल्ट फ्लड नहीं आती है। तो आप इजीली, जो लोग हैं फंसे हुए हैं फ्लड में, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो जो
फर्स्ट या सेकंड मंजिलों वाले मकान है वहाँ जाके अपनी शरण ले लें। आश्योर कर सकते हैं कि सबको प्रॉपर खाना, मेडिकल फैसिलिटीज़ ये सब पहुँच जाए। दैट्स इट। क्योंकि आपको पता है 3-4 दिन के अंदर सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि एक्सेसिव फ्लड वाली नदी, अगर आपको नर्मदा नदी का एंड भी नहीं पता है तो फिर आप क्या करोगे। तो ये सब्जेक्ट जो आज आप पढ़ोगे ज्योग्राफी में, ये आपको पूरी लाइफ काम आएगा कि नदी में फ्लड, जब एक टॉपिक होगा फ्लड मैनेजमेंट, क्या क्या आपको करना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे फिर वो चीज़ें आपको क्यों किताब खोल के नहीं पढ़नी पड़ेगी, तुरंत आप कर दोगे। तो ये ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंस है। आप किसी एरिया में अपॉइंटेड हुए, मान लीजिए आप नरसिंहपुर गाडरवाड़ा में आपकी पोस्टिंग हो गई। नरसिंहपुर का नाम सुना है? नरसिंहपुर गन्ने के लिए बहुत फेमस है, दालों के लिए बहुत फेमस है। अब आप एज अ ऑफिसर, आपकी ड्यूटी बनती है कि वहाँ के किसान दाल उगाते हैं, और दाल रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, पढ़ा ही होगा आपने बायोलॉजी में। और मध्य प्रदेश और भारत के ज़्यादातर राज्य वेजिटेरियन हैं। वेजिटेरियन लोगों की प्रोटीन की नीड्स सिर्फ एक ही चीज़ से ज़्यादातर पूरी होती है, दैट इज़ द पल्स। मतलब डेली उनको 1 कटोरी दाल तो खाना ही खाना चाहिए, तभी वो प्रोटीन की नेसेसिटी पूरी होगी। अब अभी आपने देखा होगा पिछले 3-4 सालों में दालों के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब आप एक सोच सकते हैं कि अगर हम कुछ रेमेडीज़ करें, है ना, कि यहाँ के किसानों को ज़्यादा और अच्छे से ट्रेन करें कि अच्छी क्वालिटी की हाई यील्डिंग पल्सेस अगर वो बोएंगे तो हम उनको एक नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट दिलवाएंगे। सारे किसान दाल बोएं, आप उसको सुपरवाइज करें। अब दाल की फसल को बोने के लिए टेम्परेचर और कौन कौन से पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र चाहिए, वो सब आप कहाँ पढ़ोगे। तो वो नॉलेज आपका वहाँ काम आएगा कि आप उन किसानों को गाइड करोगे। गन्ने की फसल के लिए कौन कौन सी चीज़ें, अगर कोई समस्या है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, आप तुरंत बता दोगे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपने क्लास में कभी ना कभी पढ़ के रखी थी। तो ये है ज्योग्राफी की स्ट्रेंथ, कि जब आप प्रैक्टिकली काम करोगे, तो अगर किसानों के लिए काम करोगे तो क्रॉप्स आप यहाँ पढ़ोगे, सॉइल आप यहाँ पढ़ोगे। कोई एरिया है जहाँ पे किसानों की इशू है कि आजकल वहाँ पे उस एरिया में फसलों की उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं बची जितनी पहले थी। अब आप समझ गए कि दिक्कत फसल में नहीं है, दिक्कत मिट्टी में है। अब आप ऑलरेडी पढ़ के रखे हो ज्योग्राफी में कि इंडिया में 8 टाइप्स की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, मध्य प्रदेश में 5 टाइप की मिट्टी हैं। अब मान लीजिए आप जिस एरिया में आपकी पोस्टिंग है वो ग्वालियर है। आपको पता है कि ग्वालियर रीजन में ज़्यादातर एलुवियल सॉइल है। अब आपको पता है कि एलुवियल सॉइल तो अच्छी फर्टाइल सॉइल होती है, लेकिन अगर किसानों की समस्या है तो सबसे पहले तो आप मिट्टी का टेस्ट कराएंगे, सॉइल टेस्ट कराएंगे, क्योंकि आपको पता है, ऑफ कोर्स है, ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप। अब उस सॉइल का टेस्ट होने के बाद पता चल गया कि सॉइल में क्या प्रॉब्लम है, पोटेशियम की कमी है कि फास्फेट की कमी है कि लाइम की कमी है। अब आपने किसानों को बुलाया और समझाने लगे कि ये जो मिट्टी है इसमें आपने एक्सेसिव फर्टिलाइज़र यूज़ कर लिए हैं, तो इस सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी ख़त्म हो गई। अगर आप इस सॉइल की हेल्थ को ठीक करना है तो सबसे पहले ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपको डालने पड़ेंगे। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अब किसान बोलेंगे कहाँ से लेकर आए, हमें तो बनाना ही नहीं आता। अब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि कैसे बनाते हैं, कंपोस्ट फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं, ठीक है, एनिमल वेस्ट का कैसे यूज़ करते हैं। आप 2-4 ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, वहाँ पे किसानों को बुला के खुद बना के बता सकते हो, क्योंकि आपने पूरा पढ़ा है। और फिर वो सीख जाएंगे और फाइनली फिर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करेंगे। क्रेडिट किसको जाएगा? आपको। क्यों? क्योंकि आप एक सक्सेसफुल ऑफिसर तभी आप कहलाते हैं जब लोगों की प्रॉब्लम को आप ग्राउंड लेवल पर ठीक करते हैं। ऐसा नहीं कि ठीक है ऐसा ऐसा कर लेना, जाओ घर, ठीक है, या समस्या ही नहीं सुनी, भागो यहाँ से। ऐसे भी कई लोग रहते हैं। तो ऐसा ऑफिसर तो बनना नहीं है आपको, क्योंकि लोगों की, हम इतनी मेहनत से जब किसी मुकाम पे पहुँचते हैं तो हम उससे आगे ही बढ़ना है, हमें उससे पीछे नहीं आना है ना। तो हम एक सक्सेसफुल ऑफिसर बनना चाहते हैं। सक्सेसफुल ऑफिसर लोगों से कनेक्ट होकर उनकी प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व करता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो तुरंत आपका इलाज करता है। ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद आना, अभी तो मैं बिजी हूँ। 1 महीने तक तो आप भी नहीं रुकोगे, अभी कहीं ना कहीं तो जाके अपनी समस्या ठीक कर ही लेंगे। लेकिन फिर आपके उस एरिया में डीएम होने का मतलब क्या है, डिप्टी कलेक्टर होने का मतलब क्या है, ये चीज़ आप कहाँ से सीखोगे। तो ये सब्जेक्ट जितना थ्योरेटिकल है, जितना पीटी और मेंस में आपको ये मार्क्स दिलाएगा, उससे ज़्यादा ये आपको फील्ड में काम आएगा।
जब आप काम करोगे किसी भी लेवल पे, फ्लड मैनेजमेंट हो, कोई क्राइसिस हो, उसको कैसे मैनेज करना है। ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है। कोई डिस्ट्रिक्ट है, अगर आपको पता ही नहीं है होशंगाबाद की जनसंख्या कितनी है, तो आप कहेंगे डीएम, ये आप अभी पढ़ लोगे कि किसी डिस्ट्रिक्ट की, एमपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, उनकी पॉपुलेशन क्या है, वहाँ पे कौन सी सॉइल है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ के बेसिक इश्यूज़ क्या हैं, ठीक है। एजुकेशन में क्या कर रहा है, कौन कौन सी नई इंडस्ट्री लगी हुई है वहाँ पे, कैसे आगे और इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, युवाओं की क्या समस्या है, ये सब आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये वो सब्जेक्ट है जो आपको न सिर्फ प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, बल्कि जब आप काम करोगे तो भी आपको ये बहुत काम आएगा, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, ठीक है। तो 3 लेवल पर हम इसको पढ़ने वाले हैं, वर्ल्ड, इंडिया और एमपी, ठीक है। अभी तो अब हम इनके भी इंडिविजुअल सिलेबस देखेंगे, इनमें हमें क्या क्या पढ़ना है। शुरू करेंगे वहीं से, वर्ल्ड से, फिर मतलब जैसा है आपके सिलेबस में हम इसको वैसे ही पढ़ने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? चलिए, अब सबसे पहला टॉपिक हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगा। सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा? वर्ल्ड ज्योग्राफी, बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी अपने आप में 5 से 6 टॉपिक का कॉम्बिनेशन है। क्या क्या पढ़ोगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में? सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में एस्ट्रोनॉमी। क्या पढ़ेंगे? एस्ट्रोनॉमी। सोलर सिस्टम के बारे में सुना होगा आपने, स्टार, मून, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, कॉस्मोस प्रिंसिपल, कॉस्मोलॉजी इसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ और वेरियस लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स, इक्वेटर, सब कुछ आप एस्ट्रोनॉमी में पढ़ोगे। लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर, इक्वल डे एंड नाइट, ठीक है। पोजीशन ऑफ वेरियस एरिया ऑन द अर्थ, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, सब कुछ पार्ट ऑफ द एस्ट्रोनॉमी है। फिर एस्ट्रोनॉमी के बाद आप पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। अगर अभी आज आपको सिलेबस याद होता तो आपको पता होता कि एस्ट्रोनॉमी ज्योग्राफी के अलावा और आपको कहाँ काम आएगी, है ना। घर जाके सिलेबस देखना, अभी मैं बता दे रही हूँ। एस्ट्रोनॉमी ज्योग्राफी के बाद सबसे ज़्यादा काम आएगी साइंस। कहाँ काम आएगी? साइंस में जब आप पढ़ोगे ना स्पेस, तो पता होना चाहिए ब्लैक होल क्या है, इवोल्यूशन ऑफ स्टार क्या होता है, जर्नी ऑफ स्टार क्या है, ये सब कहाँ देखोगे। गैलेक्सीज क्या होती हैं, क्योंकि जितने भी स्पेस प्रोग्राम हैं, है ना, लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, हायर अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट्स क्या होते हैं, सैटेलाइट लॉन्चिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स क्या होते हैं, ये सब कहाँ पढ़ोगे? साइंस एंड। और बिना एस्ट्रोनॉमी के पढ़ लोगे क्या? जब स्पेस ही नहीं पता तो सैटेलाइट कहाँ भेजोगे आप? तो कहाँ टॉपिक है ये आपका? साइंस एंड टेक में भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इट मीन्स कि जब ये एस्ट्रोनॉमी पढ़ोगे तो GS 1B प्लस GS 3, ठीक है। फिर आप पढ़ोगे जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी में आप क्या पढ़ेंगे? शेप, सॉइल, माउंटेन, प्लेट्यूज, टाइप ऑफ रिवर, ये सारी जितनी भी स्ट्रक्चर है अर्थ का सब कुछ, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, टाइप ऑफ रॉक्स, कोर मेंटल क्रस्ट, सरफेसेस ऑफ अर्थ, ये सब कहाँ पढ़ोगे? जियोमॉर्फोलॉजी। अगर आपको सिलेबस पता होता तो पता होता कि ये एक जगह और काम आएगा। जियोमॉर्फोलॉजी की एक अलग से यूनिट है, यूनिट नंबर 10, GS पेपर 3,
ठीक है, सिलेबस आके देखना। अलग से जो 10वीं लास्ट यूनिट है ना, हमने देखा था जीएस पेपर 3 में टोटल 10, तो जो 10th नंबर की यूनिट है वो जियोमॉर्फोलॉजी, तो वो आप पढ़ लोगे यहाँ। इसका मतलब यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको पढ़ने की, लेकिन 10वीं यूनिट कंप्लीट हो जाएगी आपकी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक यूनिट ख़त्म जीएस पेपर 3 की, फिर हम वहाँ उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिलेबस पढ़ने के याद होने का ये फ़ायदा होगा। फिर आप पढ़ोगे ओशिनियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी के बाद या हाइड्रोलॉजी, ठीक है। हमें पता है कि पृथ्वी पे जो ओशन है वो कितने हैं, 5। कितने ओशन है, जिनमें सबसे लार्जर है पैसिफिक, ठीक है। एक इंडियन ओशन है, पैसिफिक है, आर्कटिक है, अंटार्कटिक है और अटलांटिक है। तो ओशनोग्राफी या हाइड्रोलॉजी भी किसका पार्ट है। फिर हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी। मॉनसून क्या है, रेनफॉल क्या है, टेम्परेचर क्या है, इंसोलेशन क्या है, ठीक है। सब कुछ कहाँ पढ़ोगे, क्लाइमेटोलॉजी में, ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट वगैरह जो होते हैं, सब कुछ, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी, रेनफॉल, पैटर्न ऑफ रेन, ये सब। इसके बाद आप पढ़ोगे बायोजोग्राफी। किस एरिया में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। इसके अलावा किस एरिया में कौन कौन से एनिमल्स और प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं, सब कहाँ पढ़ोगे, बायोजोग्राफी, ठीक है। इतनी चीज़ें जब पढ़ोगे तब वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट, ठीक है। लिख लो इसको, क्या क्या है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ठीक है, ओके। तो एक एक करके ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। कुछ चीज़ें यहाँ भी पढ़ोगे तो साइंस एंड टेक भी कंप्लीट हो जाएगा। हम शुरू करेंगे एस्ट्रोनॉमी से, क्योंकि जब तक यूनिवर्स का ओरिजिन हम नहीं देखेंगे, पृथ्वी तक हम कैसे पहुँचेंगे। अर्थ क्या है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स ही है ना। तो जैसे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ वैसे ही अर्थ का ओरिजिन हुआ। तो अर्थ के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं हम सारी की सारी एस्ट्रोनॉमी में देखेंगे, एक एक करके। जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और बायोजोग्राफी, ठीक। वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी के क्लियर हो जाएंगे, इंडिया पे मूव करेंगे, ठीक है। फिर एमपी।